अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में हम लिक्विड स्टेट के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास एवापोरेशन। तो एवापोरेशन क्या है, किस तरह से है, एवापोरेशन का इफेक्ट क्या होता है, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। एवापोरेशन बेसिकली क्या है? एवापोरेशन है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। किसी भी लिक्विड का गैस में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? हमारे पास एवापोरेशन। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, तो बॉइलिंग और एवापोरेशन क्या चीज़ होती है? क्या दोनों सेम है? क्योंकि बॉइलिंग में भी तो यही काम करते हैं कि एक लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, एवापोरेशन भी यही है। बट दे आर टू डिफरेंट टर्म्स इन लिक्विड स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट बहुत मुख्तलिफ चीज़ है, एवापोरेशन बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो एवापोरेशन ये है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस below the boiling temperature। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले जो भी लिक्विड अगर गैस में तब्दील हो रही है उसे हम एवापोरेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कंटेनर है और कंटेनर में हमने एक वाटर मान लेते हैं, हमने उसके अंदर H2O रख लिया है। अब हम जानते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मगर अगर हम इसे हीट प्रोवाइड ना करें 100 डिग्री, हम इसको एक मिसाल के तौर पर गर्मी और समर सेशन के अंदर 45 डिग्री पर रख देते हैं, तो आज नहीं कल नहीं मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होते होते आपको एक वक्त कुछ दिनों बाद ये नज़र आएगा कि इस कंटेनर से सारा लिक्विड उड़ गया, एवापोरेट हो गया। तो बॉइलिंग टेम्परेचर तो नहीं था, मगर ड्यू टू दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो गैस में तब्दील होना शुरू हो गए ना भाई। तो इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन बॉइलिंग टेम्परेचर से पहले होता है। अगर मैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कर दूं और उस 100 डिग्री पर वो मॉलिक्यूल्स, अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस बने, तो फिर ये एवापोरेशन नहीं, ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा। अच्छा, अब एवापोरेशन की एक बात समझ लेते हैं कि एवापोरेशन जो है बेसिकली हमारे पास सरफेस फेनोमेना है। ठीक है, एवापोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है। एवापोरेशन के अंदर सिर्फ वही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं जो कहाँ पर मौजूद है? किसी भी लिक्विड के सरफेस पर मौजूद होते हैं। ठीक है, क्यों ये वाले मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? क्योंकि इन वाले मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में? उन मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जो सरफेस पर मौजूद है। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उनको अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना है तो बहुत थोड़े से अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। तो 45 डिग्री इनफ इतनी एनर्जी होती है उनके पास कि वो क्या करें? आसानी से अपने नेबर वाले अट्रैक्शन को ब्रेक करें और कहाँ? एवापोरेट हो जाए। ठीक है, तो कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होती है। ठीक है, अब होता यह है कि मिसाल के तौर पर हम सरफेस पर कुछ चंद मॉलिक्यूल्स को हम अज्यूम कर लेते हैं, ये कुछ चंद सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा। ऐसे ही है ना भाई, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके नीचे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके नीचे होंगे, ऐसे ही। तो हमारे पास ये कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ दरमियान में मिड पे बल्क पे जो मौजूद हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्यों मैं कह रहा हूँ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है, उसको ज़रा समझते हैं। देखिए, यहाँ ये सरफेस के एक मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है और ये एक बल्क मॉलिक्यूल की जो नीचे मौजूद है ये अट्रैक्शन है। अगर आप इस वाले मॉलिक्यूल को फोकस करेंगे तो इसके ऊपर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं वो एक राइट साइड पर लग रही हैं,
एक लेफ्ट साइड पर लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है और एक अपवर्ड। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, कोई भी, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन है तो फोर्स भी सेम होंगी, डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल। मगर अगर आप सरफेस के इस मॉलिक्यूल की अगर आप बात करें तो इस मॉलिक्यूल पे ये राइट वाले फोर्स को ये लेफ्ट वाला फोर्स तो कैंसिल कर रहा है, मगर क्या ये डाउनवर्ड वाला जो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं। इस सरफेस मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? एक्टिंग डाउनवर्ड। वो कहाँ? नीचे की तरफ लग रहा होगा इस मॉलिक्यूल्स पे, इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पर जो नेट फोर्स है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा? नीचे चला जाएगा। अब अगर ये मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो इसके बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को इसकी जगह लेनी पड़ेगी। फिर क्या होगा? उस बराबर वाले मॉलिक्यूल जो नीचे जो मौजूद है, जब वो ऊपर आएगा तो उस पर भी नेट फोर्स कहाँ लग रही होगी? डाउनवर्ड। तो कुछ देर बाद वो नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद वाला मॉलिक्यूल ऊपर आएगा, फिर जब वो सरफेस पर आएगा तो उस पर नेट फोर्स कहाँ लगेगी? डाउनवर्ड। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैबिट्स मोशन कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की हैबिट्स मोशन लगी रहती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में है, और ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस हैबिट्स मोशन, ठीक है, तो ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस मोशन सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए सरफेस के मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या परफॉर्म कर सकते हैं? एवापोरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब एवापोरेशन होता कैसे है? अब देखिए, दोबारा हम उन्हीं सरफेस के मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को, ये लिक्विड स्टेट है जहां पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए, अगर ये यहाँ निकल जाए तो ये गैसियस स्टेट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में पहुंच जाएगा। अगर इस मॉलिक्यूल को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और फिर वो जा सकता है गैसियस स्टेट में। अदरवाइज अगर वो कोशिश करता है तो इसके नेबर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू एवापोरेट ये मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आप इसको यहां से हीट प्रोवाइड करेंगे, बट हीट शुड बी बिलो द बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर, तो इन मॉलिक्यूल्स को इतनी इनफ एनर्जी मिल जाएगी कि वो अपने नेबर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को क्या करे? ओवरकम करे और गैसियस स्टेट में दाखिल हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। अब एवापोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है। क्यों होता है ये बताया, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। एवापोरेशन जो है वो अकर्स एट वेरिएबल टेम्परेचर। तो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो एक टेम्परेचर, जब बॉइलिंग है, पानी को बॉईल करने का वर्ड हम उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब पानी यानी वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। अदरवाइज हम नहीं कर सकते कि बॉइलिंग प्रोसेस है। मगर एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो वेरिएबल टेम्परेचर पर हो सकता है, मगर टेम्परेचर शुड बी बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब 45 पे भी पानी एवापोरेट हो सकता है, 20 पे भी पानी एवापोरेट हो सकता है, 50 पे भी पानी एवापोरेट हो सकता है। हमने देखो ना, बारिश के बाद कहीं पर अगर पानी जमा हो जाए तो कुछ दिनों बाद वो पानी सूख जाता है। कैसे? वो पानी सूरज से निकलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एवापोरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं पर एवापोरेशन रेट जल्दी है और कहीं पर एवापोरेशन रेट स्लो है। मतलब गर्मियों के दिनों में अगर पानी फैला है तो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, किसके बनिस्बत? ऐसे टेम्परेचर या ऐसे सीजन के बनिस्बत विंटर सीजन में जहाँ पर टेम्परेचर कम है। रेट डिफरेंट हो सकती है, मगर एवापोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर हो सकता है, मगर टेम्परेचर जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। मतलब
10 डिग्री पर भी एवापोरेशन है, 20 डिग्री पर भी, 40 डिग्री पर भी, 50 डिग्री पर भी, 60 पर भी, 70 पर भी, 80 पर भी, 90 पर भी। मगर 100 डिग्री जैसे ही हम अचीव कर लेंगे वाटर के लिए तो फिर वो एवापोरेशन नहीं कहलाएगा। अब क्योंकि हम बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच चुके हैं तो वो कहलाएगा बॉइलिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवापोरेशन के अंदर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल्स। तो जब कभी मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे होंगे तो आपको एवापोरेशन के दौरान उस लिक्विड के अंदर कोई भी किसी भी तरह का एयर बबल्स जनरेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। मगर आप लोगों ने कभी गौर किया होगा कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी बॉइलिंग के दौरान तो पानी के अंदर एयर बबल्स जनरेट होते हैं फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप। मगर एवापोरेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, पानी एवापोरेट तो हो रहा है मगर उसके अंदर कोई भी एयर बबल्स फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये है कि एवापोरेशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर इफेक्टिंग द एवापोरेशन, फैक्टर इफेक्टिंग द एवापोरेशन। ठीक है, तो फैक्टर इफेक्टिंग द एवापोरेशन में अगर हम देखें तो जो पहला फैक्टर हमें सामने नजर आ रहा है वो ये है कि एवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी और वो बाआसानी क्या करेगा, अपने नेबर के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा और वो क्या कर जाएगा, गैसियस स्टेट में तब्दील कर जाएगा। तो टेम्परेचर और एवापोरेशन का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एवापोरेशन बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम करने पर एवापोरेशन कम हो जाएगा। दूसरा जो हम रिलेशन देखते हैं एवापोरेशन का वो है एवापोरेशन is inversely proportional to the IMA, that means intermolecular attraction। अब देखिए लाजमी सी बात है, अगर इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मजबूत होता गया तो इन मॉलिक्यूल्स का निकलना मुश्किल हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल्स का अपने नेबर के अट्रैक्शन को ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से एवापोरेशन रेट कम हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स में कितनी तरह की अट्रैक्शन होती है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं एसीटोन, ईथर, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ना वो बेसिकली क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वैन डर वाल्स फोर्स, जो कि कमज़ोर फोर्स है, तो वो जल्दी एवापोरेट हो जाते हैं। उसके बनिस्बत अगर हम पानी की मिसाल लें तो पानी का एवापोरेशन रेट कम है। क्यों कम है, क्योंकि पानी के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी बॉन्ड है, जिसकी वजह से पानी का एवापोरेशन कम होता है, किसके बनिस्बत, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बनिस्बत। तो जैसे जैसे आप इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स को अपने नेबर के अट्रैक्शन को ओवरकम करना मुश्किल होता चला जाएगा, जिसकी वजह से एवापोरेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एवापोरेशन is directly proportional to the humidity। ठीक है, अब ये वाला जो आप फैक्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमिडिटी का फैक्टर, वो क्या है, जैसे ही नेचर में ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी, इस वजह से ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से जो एवापोरेशन रेट है वो स्लो हो जाएगा। देखिए एक सैचुरेशन होती है नेचर में एटमॉस्फेयर और वाटर वेपर्स के दरमियान। ऐसे समझ लें कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के लिए कुछ जगह खाली है और अगर उनमें वाटर वेपर्स आ जाते हैं ना तो मज़ीद वाटर वेपर्स को ऐड करने की गुंजाइश नहीं है, सैचुरेशन हो गई। जैसे हम नॉर्मल चीनी और पानी के सॉल्यूशन की मिसाल ले लेते हैं, अगर एक थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में हम चीनी की ज़्यादा मिकदार डाल दें तो एक वक्त तक चीनी तो डिज़ोल्व हो जाएगी, मगर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर नीचे प्रेसिपिटेट की शक्ल में बैठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब सैचुरेशन हो गई, उस लिक्विड के अंदर जितने शुगर कंटेंट की ज़रूरत थी वो डिज़ोल्व कर चुका है। इसी तरह नेचर में भी
एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक जगह है, जितने वाटर वेपर्स आ सकते हैं उसमें आ जाएंगे। अगर वो कंप्लीट फुलफिल हो गया, मजीद वाटर वेपर्स नहीं आ पाएंगे। अब बारिश के फौरन बाद क्या होता है? बारिश के फौरन बाद हवा नमी ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एवापोरेशन रेट वहाँ पर कम हो जाता है। वहाँ पर लिक्विड का एवापोरेट होना स्लो हो जाएगा। इसकी मिसाल देखिए हमारे घरों में कपड़े धोने के बाद जो कपड़े का सूखने ड्राइंग प्रोसेस है, वो भी तो एक तरह का एवापोरेशन है। हमने उसको खुले आसमान में डाल दिया, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए? एवापोरेट हो गए। मगर यही कपड़े को ड्राई करने वाला जो प्रोसेस है, अगर हम ऐसे वेदर में करें जो बारिश के फौरन बाद हुआ हो, तो उसमें आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा, तो वहाँ पर कपड़े ड्राई होने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एवापोरेशन रेट स्लो हो चुका है, क्योंकि बारिश के फौरन बाद नेचर के अंदर ह्यूमिडिटी में सैचुरेशन आ चुका है। ह्यूमिडिटी में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी वो उसमें मौजूद होंगे, इसलिए अब जो एवापोरेशन का रेट है वो क्या हो गया? यहाँ पर स्लो हो गया। तो एवापोरेशन इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी तो एवापोरेशन रेट कम होता चला जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।